तो हाय ऑल ऑफ यू। ये कल कितनी तारीख थी? 21 तारीख थी। और कल 21 तारीख को हम लोगों ने पहला लेक्चर अपना देखा क्लास 10 की मैथ्स का, और जिसका नाम था, चैप्टर जो स्टार्ट किया था मैं, रियल नंबर स्टार्ट किया था। और इस रियल नंबर के बारे में मैं बेसिक बातें किया था, और उसकी वीडियोज आप लोगों को भी मिल जाएगी, तुम लोग भी देख सकते हो। घर पे यूट्यूब चलाना चाहते हो तब टिकटॉक बनाते हो। अच्छा भाई, तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो कल वैसे बेसिकली मैं क्या क्या पढ़ा दिया था, मैं रियल नंबर के बारे में बता दिया था कि रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। फिर उसके बाद रियल नंबर के ढेर सारे पार्ट पढ़े थे हम लोगों ने। फिर रियल नंबर में मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग क्या पढ़े थे, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल में जानते हैं। इरेशनल नंबर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। डेसिमल नंबर जानते हो, ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट्स दिखता हो वो डेसिमल हमारा कहलाता है। और ये जो डेसिमल नंबर है ये हमारे रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। अब डेसिमल नंबर रेशनल कब होगा, इरेशनल कब होगा, ये मैं कल बताया था। अगर अब डेसिमल नंबर है तो जाहिर सी बात है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ तो कंफर्म बात है रेशनल होगा, लेकिन अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिकरिंग भी है तब तो रेशनल होगा, यानी जैसे फिक्स रिपीटिशन होगा 1 5 1 5 1 5 या 1 2 1 2 1 2 या 2 2 2 2 2, ठीक। लेकिन अगर वही रिपीटिशन गड़बड़ हुई तो हमारा इरेशनल हो जाएगा। लाइक एग्जांपल जैसे 1.41 बार लिख दूं, तो बार किस पर लगा है, 1 पर, इसका मतलब रिपीट कौन होगा, 1 1 1 1 1 डैश डैश। तो ये हमारा क्या है, रिकरिंग नंबर है, और साथ में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिकरिंग है, इसका मतलब रिकरिंग की स्पेलिंग RECCURING है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल की कैटेगरी में आ गया। अभी यही नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इस फॉर्म में होता है कि 1.41441, फिर 44441, फिर एंड्स 1 ऐसे जाता, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग ये भी था, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, क्यों, क्योंकि पॉइंट पॉइंट डैश डैश जाता जा रहा है, रुका नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग ये भी, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेशनल हो जाएगा या इरेशनल। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग दोनों है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों रेशनल हुए या दोनों इरेशनल हुए। नॉन टर्मिनेटिंग है तो एक चीज और देखनी होगी, क्या, रिपीटिशन उसका। यहाँ पर फिक्स रिपीटिशन है तो हमारा क्या जो रेशनल, और यहाँ पर थोड़ा आड़ा टेढ़ा रिपीटिशन है तो इरेशनल हो गया। तो ये सब हम लोग कल ये सारी चीजें देख चुके थे। कल एक चीज और देख चुके थे, क्या, डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड्स की। वो मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि क्या, कैसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेट प्लस रिमाइंडर होता है। साथ में एक कंडीशन भी बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ना, यही था। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि भाई वो जो डिविडेंड होता है, यानी कि जो बीच में रहता है नंबर, कल हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, देखा गया था कि डिवाइजर और क्वोशिएंट का क्या कर दिया गया था, मल्टीप्लाई। क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई कर दिया था, और जो आया उसमें मैं रिमाइंडर अगर ऐड कर दूं तो हमारे डिविडेंड के इक्वल टू में आ जाता था, तो इसीलिए बराबर डिविडेंड लिखा हुआ। बात समझ आई? आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। हाँ भाई, ये टाइमिंग है आपके आने की, कल से यही टाइम पे आना, नहीं मत पढ़ियो मेरे क्लास में, और वीडियो डिस्लाइक अनसब्सक्राइब करके निकल लियो। ये क्या बात है, देख रहे हैं टाइमिंग आप लोग इनकी, बैठिए। हाँ, टाइम से आइयो कल। तो क्लियर हो गई ये बातें। अच्छा, यहां पर एक और कंडीशन हम लोगों को क्या देखना था, मैंने क्या बताया था कि वो जो रिमाइंडर है, कौन, वो जो रिमाइंडर है, वो जो रिमाइंडर है, क्या रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी हो सकती है? नहीं, मैक्सिमम 0 जाती है। जब हम लोग कट्टा कुट्टा लिख देते हैं डिवाइड करने के बाद, बचपन बहुत लिखते थे, हम भी लोग सोचते थे वो कट्टा कुट्टा लिखा जाता है, लेकिन बात समझ में, वो 0 होता था। तो रिमाइंडर मैक्सिमम क्या जा सकता है, मिनिमम क्या जा सकता है, 0। क्या 0 से छोटा होता है? नहीं, 0 से बड़ा होता है। कौन, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बड़ा होता है किससे, 0 से। बात समझ में? और कभी कभी 0 के बराबर भी आ जाता है, नीचे इक्वल साइन भी लगा देंगे छोटा सा, ठीक। साथ में ये रिमाइंडर कभी भी डिवीजर जो हमारा, डिवाइजर जो हमारा होता है उससे बड़ा नहीं हो सकता। यानी जो भी डिवाइजर हम लोगों का रहेगा उससे भी हमेशा क्या रहेगा, छोटा, और डिवाइजर के बराबर नहीं हो सकता है। कल हम लोगों ने चेक भी किया था, कभी भी डिवाइजर बराबर नहीं हो सकता है। तो खैर, अगर मैं मान लीजिए डिवीजर हमारा 5 है, क्या 5, तो रिमाइंडर की वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, 0 से 5 के बीच में। तो यानी कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएगी, कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएगी, 0 1 2 3 4 तक के, 5 नहीं लेंगे क्योंकि बराबर नहीं हो सकते रिमाइंडर डिवाइजर के। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग कल देख चुके थे। अब हम लोगों को देखना क्या, अब वही चैप्टर है, चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज बताया था कि अगर मैं इसको डिविडेंड को क्या मान लू, A, डिवाइजर को क्या मान लू, B, क्वोशिएंट को क्या मान लू, Q, रिमाइंडर क्या मान लू, R, तो A इक्वल टू BQ प्लस R होगा कि नहीं होगा, जहां पर A क्या है, डिविडेंड, B क्या है, डिवाइजर Q क्या है, क्वोशिएंट R क्या है, रिमाइंडर। बात समझ आ रही? तो हम लोगों को जो सवाल करना है, साथ में ये हुआ,
सेम उसी प्रकार से 0 लेस देन आर इक्वल टू रिमाइंडर को क्या माना आर, लेस देन डिवाइजर क्या माना बी, यानी कि ये कंडीशन, इन्हीं दोनों कंडीशन पर बेसिक सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, और उससे पहले ये तो है ही हमारे पास, साथ में एचसीएफ भी देख लेते। अच्छा, एचसीएफ मैं बताया था एचसीएफ क्या होता है। देखो अब इस एचसीएफ को मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, 2 नंबर या 3 नंबर या ढेर सारे नंबर का एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जिसमें कोई ना कोई कॉमन मिल जाए, कुछ ना कुछ कॉमन हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन सारे नंबरों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं 25, 50, 65, अभी मैं इनका एचसीएफ पूछूं तो हम लोगों के एचसीएफ का मतलब मन में कोई नंबर सोचना है और ऐसा नंबर सोचना है जो इसको भी क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो नंबर क्या होगा 5, 5 से 25 को डिवाइड किया, काम खल्लास, 5 से 50 को डिवाइड किया, काम खल्लास, 5 से 16 को डिवाइड करूंगा 13 बार में जाएगा। तो 5 इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ, क्यों, क्योंकि सब में कॉमन मिल रहा है, या हम लोग कह सकते हैं सबका मल्टीपल भी है 5। बात समझ में आ रही है? मल्टीपल भी कह सकते हैं, या 5 सबको डिवाइड कर रहा है। ये तो हुआ एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सब को डिवाइड कर दे। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, 25, 50, 65 का नंबर, एलसीएम का मतलब, तो एलसीएम वो नंबर होता है जो इससे डिवाइड हो जाए, उल्टा। बात समझ में आ रही है? ध्यान समझना पड़ता है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, कोई एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, और एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ रही? तो कोई ऐसा नंबर सोचो जो तीनों से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर तो मालूम मैं बड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो सोचने में टाइम लगेगा, फिर हो सकता है आप लोगों को इसी प्रकार से निकालना पड़े। बात समझ में आ रही? ठीक, तब एलसीएम इसी तरीके से हम लोग को निकालना होगा। बात समझ आ रही है? एलसीएम जो भी नंबर आता है अभी हम लोग अपने तरीके से निकालते, जैसे मान लो मैं एक लिया 8, एक लिया 16, एक लिया कितना 24 ना लेकर के मैं 36 ले लिया। अब इन सबका एलसीएम निकालना है तो खट से एलसीएम निकालो। अब मैंने एलसीएम बताया क्या कि एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड, और एचसीएफ क्या होता है जो इन तीनों को क्या कर देता है, डिवाइड। ठीक, तो हम लोग देख लेते जरा एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा, 4, 8 बार जाएगा, फिर 18 बार जाएगा, फिर 2 से लिया 2 2 जा 2 4 जा 2 9 जा, फिर 2 से लिया 2 1 जा 2 2 जा 9 कटेगा नहीं, फिर 2 से लिया 2 1 जा 2 1 जा 9 कटेगा नहीं, फिर 3 से लिया 3 1 जा 3 1 1 3, फिर 3 से काटा कितना आ जाएगा 1 1 3। बात समझ में? 1 1 1, तो अब क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो यानी कि 144 आएगा बाबू इनका सबका एलसीएम। किसका किसका, 8 का, 16 का और 36 का 144 क्या है एलसीएम। यानी कि 144 वो नंबर है, 144 वो नंबर है जो इससे डिवाइड हो जाएगा। अभी एचसीएफ होता अगर ये, तो ये इसको डिवाइड करता। अंतर समझ में आ जाना चाहिए। रट्टा मार अभी समझने के लिए, मतलब रट्टा मार लो, बाकी तो फील आनी चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे फील करोगे आप। अब डिवाइड करके भी देख लो यार, 8 से एलसीएम क्या होता है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो जरा 8 से इसको डिवाइड करोगे तो कटेगा, कितनी बार हो जाएगा, टीबी आती है, कितनी बार जाएगा, 8 के नाम 8, 64, 8 64, 18 बार हो जाएगा। 8 यानी कि 144 को 18 बार में काट देगा। ठीक, 16 कितनी बार में काटेगा इसको, 9 बार में, 16 नहीं 144, 16 में काट दिया। 36 जो है 4 बार में इसको काट देगा, 36 हो गया 144। बात समझ में आई? मतलब हम लोगों को वो नंबर ढूंढना रहता है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, और वो नंबर ढूंढने का तरीका ही यही है। इससे वही नंबर ही पता चलेगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। बात समझ में? इसके अलावा जरूरी नहीं 144 से आपका आंसर है। 144 हमारा सबसे छोटा नंबर होगा जो इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब सबसे छोटा एलसीएम है। और एलसीएम का मतलब भी हम जानते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसके अलावा अगर मैं इससे बड़ा भी नंबर ढूंढा जा सकता है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, उसे भी एलसीएम ही बोलेंगे। अब अगला नंबर 288 होगा, 288 इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, तो ये भी एलसीएम है। लेकिन हम लोग बोलेंगे किसको, इसको एलसीएम लोएस्ट छोटा वाला। बात समझ में आ रही है? तो ये सब कुछ चर्चाएं किया था मैं। अब एचसीएफ निकालने के वैसे कई तरीके होते हैं। अच्छा, मैं बताया भी था एक दिन कि एचसीएफ निकालने के 2 तरीके कौन कौन सा, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक डिवाइड मेथड। एलसीएम निकालने के भी 2 तरीके, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक डिवाइड मेथड। अब देखो एचसीएफ जो हम लोग निकालते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना होगा तो जो हमारे पास नंबर दिए रहेंगे उनका क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ब्रैकेट में तोड़ ताड़ के। ठीक, दूसरे वाले नंबर के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, यानी कॉमन ढूंढ लेंगे, एचसीएफ आ जाएगा। ये वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब इसका प्राइम फैक्टर निकालने के लिए साइड में आपको ये काम तो करना पड़ेगा, वो तो आप जान ही रहे हो। अच्छा, यही एचसीएफ अगर मैं डिवाइड मेथड से बोलूं तो उसमें हम लोग ये वाला केस लगाते हैं,
जिसमें चलते चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है। एलसीएम पे आ जाते हैं। एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, वही जो हमारे पास दो नंबर दिए रहेंगे उनका अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ऐसे करके अलग 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 ऐसे ऐसे करके, फिर जो फैक्टराइजेशन आएगा उसमें से हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिख लेंगे। अभी मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद अगर डिवाइड मेथड से एलसीएम निकालना हो तो डिवाइड मेथड से एलसीएम निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि ये वाला फंडा आ जाएगा, नहीं, उसमें फिर करना क्या होगा, जो हमारे पास नंबर दिए रहेंगे उन्हीं को दोनों को साथ में ले लेना और ये वाला रूल लगा देना। ये डिवाइड मेथड कहलाता है। तुमने सोचो सर ये डिवाइड मेथड में भी है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए तो ये काम करना ही पड़ेगा, ऐसे करके गाड़ी लेके चलनी पड़ेगी, और यहाँ पर एक साथ लेकर के जब चलोगे तो वो डिवाइड मेथड कहला जाता है एलसीएम के लिए। अब चीजें हैं, समझ लो अपने हिसाब से। बात समझिए एचसीएफ और एलसीएम का मतलब। आवाज नहीं आ रही पीछे वाले? हाँ ठीक है गुरु, अच्छी बात है, बढ़िया। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। गुड बेटा। हाँ भाई चल, तो अब हम लोग करना क्या है पता है, एचसीएफ ही निकालना है। क्या इसका इस्तेमाल तो जहां होना होगा ये मैं करूंगा ही करूंगा। पहले एचसीएफ निकालने का तरीका एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे बेसिक मेथड से मैं बता रहा हूँ पहले एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ हम लोग 3-4 तरीकों से, जितने तरीकों से हो सकता है मैं निकाल के बताता हूँ। सुनो, एचसीएफ मान लीजिए हमको किसका किसका निकालना है। एक नंबर हो गया हमारे पास 9 और एक नंबर हो गया क्या पता है 21। ठीक, अब इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब आपको वो नंबर मन में सोचना है जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो वो नंबर कौन सा होगा? अगर मैं 3 ले लूं तो 3 इस 9 को डिवाइड करेगा, साथ में 3 इस 21 को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आएगा? 3 हम लोगों को दिख गया, एक तरीके से दिख गया। दूसरा तरीका आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं। तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हो? 3 into 3। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिख सकते हो? 3 into 7। दोनों में 3 क्या आ जाएगा? कॉमन। एचसीएफ फिर क्या आ गया? 3। बात समझ में आई? ठीक, डिवाइड मेथड से देख लेते हैं। तो डिवाइड मेथड के केस में हम करते क्या है, 9 लिख लेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसे डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को। कितनी बार जाएगा? 2 बार में जाएगा, आएगा कितना? 18। बोलो कोई दिक्कत? सॉरी 9 2 18 आया और बचेगा कितना? 3। अब ये 9 आगे आ जाएगा। कब तक आगे आता रहेगा? जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0, जैसे हम लोग करते थे यूक्लिड्स की मेथड से। जब तक रिमाइंडर नहीं आता था तब तक करते चले जाते थे। वही काम यहाँ पर भी करते, बस प्रारूप बदला हुआ है। अच्छा 3 3 जा 9 करके क्या आगे 0। तो 0 रिमाइंडर कब आया? जब डिवाइजर हमारा क्या था? 3। ऐसा नहीं कि क्वोशिएंट मान लो सर जी क्वोशिएंट भी तो 3 है तो क्या इसको 3 एचसीएफ बोल सकते हैं? नहीं, डिवाइजर को 3 बोलना है। अब जरूर, अब तो नंबर ही ऐसा था कि 3 बार ही जाएगा। मान लो यहाँ 12 होता तो 4 बार जाता कि नहीं जाता, तो हमारा एचसीएफ फिर भी 3 होता। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3। बात समझिए। अभी हम लोग जो सवाल करने वाले हैं यूक्लिड्स की मदद से, यही फंडा है, लेकिन बस लिखना पड़ेगा उसको। इसमें जो हम इस तरह से दर्शाए चिन्ह के साथ या चित्र के साथ, उसमें लिख करके बताना होगा। अब एक सवाल हम देख लेते हैं। ये तो अपना बेसिक मेथड हुआ, सिंपल मेथड हुआ। अब यूक्लिड्स की मदद से देख लेते हैं एचसीएफ। ठीक, 9 और 21 का सिंपल 3 आ रहा है ना, तो 3 आएगा भी, लेकिन उसमें स्टेप का ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़े बहुत डायलॉग्स लिखने पड़ेंगे। डायलॉग तो मारते ही जिंदगी में। मान लो क्वेश्चन दिया गया फाइंड एचसीएफ ऑफ 9 and 21। ठीक, तो सबसे पहले करेंगे इसमें छोटा नंबर हम चूज करेंगे। कौन सा छोटा? 9। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 छोटा है तो 9 करेगा क्या? डिवाइड करेगा या डिवाइड होगा? डिवाइड करेगा, यानी कि डिवाइजर बनेगा कौन ना? कौन? 9। तो यानी कि डिवाइजर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। और एंड डिविडेंड क्या बन जाएगा? 21। डिविडेंड इज इक्वल टू 21 लिख दिया। फिर उसके बाद लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स, ऐसे ही क्वेश्चन को करना है बाबू, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब एल्गोरिथम हम लगाएंगे। एल्गोरिथम जो है वो पूरा लिख लो। क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बोलो कोई दिक्कत? अब वो शॉर्टकट में लिख दिया हूं। डिविडेंड कितना है हमारा? 21। डिवाइजर हमारा कितना है? 9। तो क्वोशिएंट कितना आएगा? यानी कितनी बार जाएगा? क्वोशिएंट वही तो होता है ना, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और ऐसे कंडीशन में रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। ठीक, अब यहाँ पर डायलॉग लिखेंगे, बिकॉज रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। सो ये 9 कहां पे आ जाएगा? आगे डिविडेंड। सो 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिविडेंड, है ना। एंड ये 3 क्या बन जाएगा? रिमाइंडर डिवाइजर। 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवाइजर। बात समझ में आ रही है? ये चीज हमेशा फिगर मन में तैयार किए रहो। ये 9 आगे आ जाता है, 3 9 की जगह आ जाता है। ठीक, 21 गायब, पता नहीं कहां चला गया। तो अब उसके बाद हम लोग फिर से बाई
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम फिर से लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। ठीक, तो डिविडेंड की वैल्यू कितनी रखेंगे इस बार 9, डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा 3, तो क्वोशिएंट यानी कितनी बार जाएगा 3 बार ही जाएगा, और रिमाइंडर कितना बन जाएगा 0। ठीक, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पर काम बन गया, तो लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, so divisor becomes HCF, so HCF is equal to 3। आंसर बात समझ में आई? यस सर, ओके, नोट डाउन इफ यू वांट। बोलो कोई दिक्कत है? नो तो सर। मुंह ऐसा क्यों बनाया हो जैसे बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ है? क्या बात है? नोट कर लो 2 मिनट, केवल 2 मिनट। और आप लोगों को भी अगर नोट करना है तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, थैंक यू सर। ओके, नोट इट डाउन। एडिट कर देंगे। नोट करो, अगर कुछ नोट करने लायक लग रहा हो आप लोगों को इम्पोर्टेंस में। हमें नहीं लगता कि कुछ इम्पोर्टेंट, सब आता है ना, क्या नोट करेगी सब। जाओ घर मत पढ़ो, IIT है। आगे बढ़े भाई, चले आगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी यार, ये आना बहुत जरूरी था, और शायद यही चीज अगर नहीं आती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और भी कई सारी चीजें जो आप लोगों को नहीं आती। अभी देखो, तुम लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां होंगी, कौन? मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हम परफेक्ट थोड़ी ना है। अभी तुमको क्या लगता है हम पूरी दुनिया में बहुत सारे सवाल हैं, करोड़ों अरबों सवाल हैं, तुमको क्या लगता है मैं सब सवाल लगा चुका हूँ? नहीं लगा चुका हूँ। हाँ, एक बात कह रहा हूँ, कोई भी सवाल लगाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर भाई, सब लगा दूंगा सवाल। 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, लेकिन लगा के मैं दे दूंगा कुछ, लेकिन पूरे सवाल में लगा चुका ऐसा नहीं। अच्छा, मेरे अंदर भी कमी है, तुम्हारे अंदर भी कमी है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमी है, लेकिन अभी हमको पता नहीं है कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सी नहीं कमी है। तो कब पता चलेगी पता है? धीरे धीरे करके जब मैं एक्सरसाइज पढ़ाता जाऊंगा तो वहां पर जितनी भी छोटी छोटी बातें आएंगी बताने लायक, वो मैं खुल के एकदम से बता दूं, वो कमी दूर हो जाएगी। मतलब जितना तुम लोगों के 10th में है, छोटी बात होगी उसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा, जो बड़ी बात है वो तो बताऊंगा। कुल मिला के जितना पुरानी भी दिक्कतें होंगी वो भी दूर हो सकती है यहाँ पर, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तब तो यार। ठीक, ध्यान से देखना। चलो भाई, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं भाई धीरे धीरे। तो HCF निकालना आ गया, और हम लोग LCM भी निकालना भी सीख लेते हैं। और पहले तो चैप्टर में कुछ खास है ही कहा, लेकिन उससे पहले भी कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे वही मैंने बताया था कि भैया ऑड नंबर जो है वो 6³ + 1, 6³ + 5 इन सब के फॉर्म में होता है, तो वो हम देख रहे हैं। ठीक, तो उससे पहले देखिए कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ। जैसे मान लो, क्या जैसे मान लो जी, रियल नंबर में 1 से लेके सारे नंबर आ जाते ना दुनिया में जितने नंबर सोच सको, दुनिया में जितने नंबर सोच सको वो सब क्या है? रियल। जितना सोच सको मैं बता रहा हूँ, जिनके साथ कैलकुलेशन कर सको वही सब क्या है? रियल। अब ऐसा नहीं कि तुम इनफाइनाइट ले लो, बात समझ में आ रही? इनफाइनाइट को छोड़ के, इनफाइनाइट को। अब ऐसा भी नहीं है कि √-4 ले लो, इसके साथ खेल नहीं खेल सकते तुम, √4 के साथ खेल सकते हो, 2 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही? बाकी जितने से नंबर सोच पाओगे, मतलब इमेजिनरी को छोड़ के यार जो बचा क्या होगा? रियल ही तो है। अब ये जो हम लोग अंडर के अंदर माइनस लिखते हैं, ये सब क्या है? इमेजिनरी है। लेकिन मैंने कल बताया था इमेजिनरी कब होता है? जब स्क्वायर रूट हो, या 1/4 वाला में माइनस हो, या 1/6 की पावर में भी माइनस हो, तो ये सब क्या देता है? इमेजिनरी देता है। मतलब इवन वाला अगर रूट हो हमारे पास, अगर यहाँ पर ऑड वाला हो तो जैसे क्यूबिक ऑफ माइनस, तो ये आंसर दे देगा। जैसे -27 लिखूं, मैंने फिर बताया था कल से, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर हम लोगों को ढूंढना है जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर बीच वाला है। और क्यूबिक रूट का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर हमको ढूंढना है जो 3 बार मल्टीप्लाई करने पर है। तो जरा क्यूबिक रूट ऑफ -27 की वैल्यू क्या मैं -3 लिख सकता हूँ? अब जरा सोचो, -3 का हम लोगों को करना क्या है? 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आना क्या चाहिए? बीच वाला। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 3 3 9 3 27, यानी दिया कि नहीं दिया? यानी कि इसका आंसर -3 आएगा। तो यानी कि ये तो हमारे रियल में आ जाएगा। बात समझ में आ रही? कल बताया तो था, इवन के केस में क्या हो जाएगा? ये इमेजिनरी दे देगा, ऑड के केस में। ठीक, लगता है भूल गए थे। पन्ना एक बार पलट लिया करो, गलती से पलट लिया करो। अरे सोच लिया करो, उसमें जोक लिखा है, लो पढ़ लूं, हंस लूं थोड़ा सा, जोक समझ के पलट लिया करो। अब देख लेते हैं भाई। हाँ, क्या बताना था? हाँ, क्वेश्चन कुछ है ना,
अब जैसे मान लो मैं लिखा हूं थोड़ी देर के लिए भाई x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लिखा हूं, क्या p प्लस कैपिटल क्यू लिखा हूं, और मैं तुम लोगों को बोलूं कि भाई प्रूव दैट कैपिटल A इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक, ये प्रूफ करना है। और साथ में कुछ कंडीशंस दी गई हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस दी गई हैं कि मैं p इज इक्वल टू बी ले सकता हूं और q इज इक्वल टू सी ले सकता हूं, और x कुछ भी है ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे, क्या पता है, मान लेते कोई नंबर क्या है a, तो x की जगह पर क्या रख देंगे, कैपिटल A, बोलो। और कुछ ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में दी रही होंगी कि p इज इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूं, b के, बोलो, और q की जगह पर मैं क्या ले सकता हूं, c, तो a इज इक्वल टू b प्लस c प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो कुछ इसी प्रकार का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उसमें कंडीशन दी तो रहेगी लेकिन पूरी नहीं, आधी दी रहेगी, बाकी हमको निकालना पड़ेगा कुछ, जैसे देख लेते हैं। अब वही पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है कि भैया प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ क्या, कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। क्या 6q प्लस 7 के फॉर्म में क्वेश्चन बनेगा? नो बोलो क्यों नहीं बनेगा, बोल दे 6q प्लस 7 के फॉर्म में क्यों नहीं बनेगा भाई? क्योंकि 7 किस जगह पर है, रिमाइंडर की जगह पर है, और 6 किस जगह पर है, डिवाइजर की जगह पर है, और कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर क्या है, डिवाइजर से ज्यादा रिमाइंडर है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ी नहीं बनेगा भाई। यही तो होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की जगह पर क्या है 7 और b की जगह पर क्या है 6, तो रिमाइंडर ज्यादा हो रहा है ना डिवाइजर से, तो क्या ऐसा हो सकता है? जब रिमाइंडर छोटा होता है ना, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाएगा जो सॉल्व कर, जो लिमिटेड हो, जो सीमित दायरे में। देख लेते हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि भैया प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, और वो भी किस माध्यम से सिद्ध करना है भाई? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बात समझ में आई? यस सर। नहीं आई? तुम लोगों के प्राण पखेरु उड़ गए। चलो भाई, हाँ, तो हम लोगों को सिद्ध तो करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई भी ऑड इंटीजर है, मान लीजिए जैसे थोड़ी देर के लिए हमारे पास कोई ऑड इंटीजर है क्या, a, ठीक, उसको हम लोगों को किस रूप में दिखाना है, इस रूप में, यानी कि ये जो है 6q प्लस 1 के बराबर हो सकता है, ये जो है 6q प्लस 3 के बराबर हो सकता है, ये जो है 6q प्लस 5 के बराबर हो सकता है। पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ऑड इंटीजर के रूप में प्रूफ करना है। तो क्या ये सही में ऑड इंटीजर का प्रारूप है? जैसे मान लो q यहाँ पर क्या है, कोई भी इंटीजर है, यानी क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट हमारा कुछ भी जा सकता है, 1 2 3 4 समथिंग। अब जैसे q की जगह पर मैं क्या ले लूं, 1 ले लूं, तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा भाई, q की जगह पर 1 लिया तो 6 1 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 7, बोलो। यहाँ पर अगर मैं 1 लूं तो 6 1 6 प्लस 3 9, यहाँ पर q लूं तो 6 1 6 5 11, अभी 1 ना लेकर के 5 ले रहा हूं, तो 6 5 जा 30 एंड 30 प्लस 1 31, अब मैं 5 ना लेकर के कुछ भी ले ले रहा हूं, 9 ले रहा हूं, तो 6 9 जा 54 और 54 प्लस का 53 7, ठीक। यहाँ पर मैं क्या ले लूं, 3 ले लूं, तो 6 3 जा 18, 18 प्लस का 5 23। तो जरा मैंने क्या देखा कि सारे नंबर क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे कि नहीं आ रहे। तो यही हमको इसीलिए क्वेश्चन में बोले कि ये जो फॉर्म होती है ऑड नंबर का फॉर्म होता है, और हमको इसे दिखाना है, वो भी बाय किसके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के, ठीक। तो देख लेते हैं कैसे होगा। हमको कुल मिला के हमारा मुद्दा ये है कि इसको इन सब के बराबर प्रूफ करना है, ठीक। तो अब देख लेते हैं। हाँ भाई, तो हम मानेंगे पहले कि लेट एन ऑड इंटीजर इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल a, बोलो कोई दिक्कत? सर। तो कोई भी ऑड इंटीजर है, ठीक। अच्छा, तो अगर ये ऑड इंटीजर है तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि a इज इक्वल टू क्या, बी क्यू प्लस आर, ठीक। जहां पर a हमारा क्या रूप लिया हुआ, डिविडेंड का, ठीक, और साथ में इसे ऑड इंटीजर भी दिखाना है। b इज इक्वल टू क्या है, डिवाइजर के, q इज इक्वल टू क्या है, क्वोशिएंट के, और r इज इक्वल टू क्या है, रिमाइंडर, बोलो कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा, इसको कंडीशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे कि हमको लाना क्या है, bq प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, तो b की जगह पर मैं क्या ले लूंगा, 6 ले लूंगा, तो लेट b इज इक्वल टू व्हाट, 6, तो b इज इक्वल टू अगर मैं 6 लिया तो r की जगह पर अगर मैं क्या ले लूं, 1, तो b इज इक्वल टू 6q प्लस 1 बन जाएगा। लेकिन r की जगह पर डायरेक्टली 1 नहीं ले सकते, यही तो सीखना है, बात समझ में।
तो r इज इक्वल टू डायरेक्टली 1 हम लोग नहीं लेंगे, तो उसके लिए कंडीशन लिखेंगे। भाई हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो रिमाइंडर है डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा, और ये हमेशा रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 से लेकर के b के बीच में वैल्यू देगा, और b हमारा है किसके बराबर, 6 के, यानी कि 6 r लेस देन 0, यानी कि r की वैल्यू किसके किसके बीच में आएगी, 0 से 6 के बीच में। तो r इक्वल टू कितनी आएगी, 0 1 2 3 4 एंड 5। बात समझ में आई? क्योंकि 6 से क्या होनी चाहिए, छोटी, तो 6 से छोटी सारी वैल्यू लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को ढेर सारी वैल्यू मिल गई, इसकी कंडीशन 2 मान लो। अब हम लोग करेंगे, अब हमारे पास सब कुछ है, एक ये है और यहाँ पर r की ढेर सारी वैल्यूज हैं, और हमारे पास कंडीशन फर्स्ट है, फिर उठा के पुट कर देना है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे पुट। अब देखो यहाँ पर है क्या पता है, यहाँ पर है क्या पता है, अगर मैं एक बार क्या ले लूँ 0, एक बार क्या ले लूँ 1, एक बार क्या ले लूँ 2, एक बार क्या ले लूँ 3 4 5, तो इस तरीके से हमको कितनी बार वैल्यूज को रखना होगा, 6 बार है ना, और हमको दिखाना कितनी बार है, 3 बार। तो इनमें से हम लोग उसी वैल्यू को चूज करेंगे जिससे हमारा डायरेक्टली आंसर बन जाए। अब मैं 0 चूज करूंगा अगर मैं r की जगह पर और b की जगह पर 6, तो क्या बनेगा, 6q प्लस 0 बनेगा, और 6q प्लस 0 क्या दे देगा, 6q। तो 6q तो हमको दिखाना भी नहीं है ना, कि दिखाना है, तो हम लोग ऐसे ऐसी वैल्यू चूज करें जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो मैं r की जगह पर क्या ले लूँ, 1 ले रहा हूँ, फिर उसके बाद r की जगह पर क्या ले लेंगे 3, उसके बाद क्या ले लेंगे 5, काम खत्म। और b इक्वल टू 6 ले लिया और उसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू मिलेगी। तो पुट r इज इक्वल b इज इक्वल टू 6, ठीक, एंड r इज इक्वल टू 1 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, यानी कि क्रम से, यानी कि 1 बाय 1 करके ले रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि इकट्ठे रख देंगे। तो a इज इक्वल टू कितना बनेगा, b की वैल्यू कितनी 6, q की वैल्यू q, r की जगह पर पहले क्या रखा 1, तो ये एक आ गया। फिर उसके बाद a इज इक्वल टू 6q प्लस r की जगह पर क्या रखा 3 आ गया। फिर उसके बाद a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6q प्लस 5। बात समझ में आई? ठीक हो गया, दैट्स ऑल आंसर। तो इस तरीके से सवाल को करना है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला वही कि किसी नंबर के स्क्वायर को, हमको स्क्वायर को 9m प्लस 1 है ना, 9m प्लस, या देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था भैया, 3m के फॉर्म में दिया है। चलो वो वाला भी देख लेते हैं, बस खाली एक दिन क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी कल मिलते हैं। ठीक, तो अब क्या कह रहा है पता है, हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो है वो इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज सुनो, यहाँ पर केवल 3m प्लस 1 तक ही क्वेश्चन दिया है, ठीक, आगे क्यों नहीं बढ़ा, 3m प्लस 2 क्या ले सकते हैं, क्यों, और हमको दिखाना क्या है इसमें, किसी पॉजिटिव स्क्वायर को, है ना, इवन हो जाएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई। हमको क्वेश्चन में ये तो कह नहीं रहा कि ऑड के फॉर्म में दिखाना है, अगर ये कहता होता तो इवन को ना लेते हम लोग, क्योंकि ऑड अगर लाना है तो इवन काहे दिखाएं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में दिखाना है, तो स्क्वायर का फॉर्म या तो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। अब जैसे ये 3 किसकी जगह पर है, डिवाइजर की जगह पर है ना, और 1 किसकी जगह पर है, रिमाइंडर की जगह पर है, और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा, तो यहाँ पर तो रिमाइंडर जो है छोटा भी है, किससे, डिवाइजर से, यानी 3 से छोटा है 1। लेकिन 2 अगर मैं ले लूं तो ये भी तो रिमाइंडर है, ये भी तो छोटा होगा डिवाइजर से, क्या ले सकते हैं, क्या क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, मतलब ये क्वेश्चन में जो स्क्वायर फॉर्म 3m प्लस 1 तक दिया है वो ये भी कह सकता था कि और प्रूव दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 2। क्या प्लस 2 तक ले जा सकते थे, नहीं ले जा सकते थे, क्यों पता है, क्योंकि हमको कह क्या रहा है, स्क्वायर कह रहा है। तो अगर मैं 1 लूंगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1, ठीक। अगर मैं 2 ले लेता, अगर क्वेश्चन में 2 दे देता तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4, तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़े 3m प्लस 2 तक, जबकि ये रिमाइंडर की जगह पर डिवाइजर छोटा भी है ना, क्वेश्चन देख करके जिस तरह पता चलता है। तो ये दूरदृष्टिता होनी चाहिए थोड़ा सा, है ना, कि क्यों क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ाया, क्यों क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक। अच्छा, हम लोगों को सिर्फ क्या करना है कि मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, क्या है वो नंबर a, और उसको उसका स्क्वायर किसके बराबर लाना है, 3m के, और उसका स्क्वायर किसके बराबर लाना है, 3m प्लस 1 के, ठीक, ये लाना है। अच्छा, देख लेते हैं, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर b इज इक्वल टू a, ठीक। तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम,
ठीक, a इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैं, बी क्यू प्लस आर, जहां पर a क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड, बोलो, b क्या हो जाएगा डिवाइजर, q क्या हो जाएगा क्वोशिएंट और r क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग धीरे धीरे चेंज करेंगे। क्या हमको जैसे यहाँ पर लेना क्या है, हमको 3m के फॉर्म में दिखाना है, तो b की जगह पर मैं क्या लूं, b की जगह पर क्या लूं, अगर मैं b की जगह पर 1 ले लूं और हमको नंबर का स्क्वायर पता करना है, तो अगर मैं b की जगह पर 1 लूंगा और फिर बाद में स्क्वायर भी करूंगा तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, जबकि बनाना क्या है 3, तो 1 ले नहीं सकते b की जगह पर। b की जगह पर अगर मैं 2 लेने की कोशिश करूं तो स्क्वायर बाद में करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, और हमको लाना क्या है 3, नहीं बना। अगर मैं b की जगह पर क्या ले लूं 3, तो बाद में स्क्वायर भी करना है क्योंकि स्क्वायर का प्रूफ करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और हमको लाना क्या है 3, आ क्या जाएगा 9, तो क्या 3 ले सकते हैं भाई। मैं b की जगह पर 3 रखा, बाद में स्क्वायर भी करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 इंटू m के फॉर्म में बनने लगेगा, है ना। और जबकि हमको दिखाने किसके फॉर्म में 3m के फॉर्म में, तो क्या b की जगह पर 3 लेना उचित होगा। जैसे 1 नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते क्योंकि 4 दे रहा था, वैसे 3 लेने पर 9 दे रहे, तो क्या 3 लेना उचित होगा या नहीं होगा, उचित होगा। क्यों, अगर मैं b की जगह पर 3 ले लूंगा, बाद में स्क्वायर भी करूंगा तो 9 के फॉर्म में तो देगा, और जबकि लाना किसके फॉर्म में 3 के फॉर्म में, तो इस 9 को मैं 3 इंटू 3 के फॉर्म में तोड़ भी तो सकता हूं, बोलो, फिर 3 के फॉर्म में आने लगेगा। इस वजह से मैं b की जगह पर 3 वैलिड है, 2 नहीं ले सकता क्योंकि वो 4 आ जाएगा, फिर 4 को हम दोबारा 3 में कन्वर्ट नहीं कर सकते तोड़ के, ठीक। 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या दे देगा 1, और लाना क्या है 3, बात समझ आ रही। तो हम b की जगह पर क्या ले लेंगे 3, तो लेट b इक्वल टू 3। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये b क्या है डिवाइजर, और इस डिवाइजर की वैल्यू हमेशा रिमाइंडर से क्या होती है बड़ी, और इस रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 0 बराबर 0 छोटी होती है। तो 0 इज लेस देन r इक्वल टू r की वैल्यू पता करनी है, और लेस देन 2 3, तो यानी कि r की वैल्यू कितनी मिलेगी, एक 0 1 2, ये 3 वैल्यूज मिलेगी, ठीक। हाँ, तो चलें अब बारी बारी करेंगे। क्या पता है हमको सिद्ध क्या करना है, इसके फॉर्म में पुट करना है। अब खुद ये चीज थोड़ा सा अपने मन में भी सोचना है भाई, b इक्वल टू 3 लेना ही लेना है, यानी कि a बराबर क्या आ जाएगा 3q, ठीक। और r की जगह पर अगर मैं क्या ले लूं 0, तो 3q बनेगा कि नहीं बनेगा, और स्क्वायर करना है तो 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, और 9 को 3 इंटू 3 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो पहली वैल्यू 0 ले रहा हूं, ठीक है। तो पुट b इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन, यहां पर भी इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया हूं ये सब इन फर्स्ट, बात समझ आ रही। b इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तब जाकर के ये फॉर्म आया है, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, तो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 0 होगा कि नहीं होगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3q, बोलो। अब हमको करना क्या है प्रूफ, कि ये जो नंबर हमने माना है इसका स्क्वायर किसके फॉर्म में दिखाना है 3m के, तो पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो उसके लिए लिखेंगे क्या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3q का होल स्क्वायर, और 3q का होल स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर, तो a स्क्वायर पर 9q स्क्वायर, और a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 9 को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकता हूं। तो अब ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3q को, इस 3q स्क्वायर को क्या मान ले रहा हूं m, तो यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया m, और जहां पर m क्या है वेयर m इज एनी इंटीजर, मतलब कुछ भी कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, बात समझ में। तो ऐसे प्रूव कर लेना, हो गया 3m के फॉर्म में हो गया। अब अगला हमको 3m प्लस 1 के भी फॉर्म में दिखाना है, तो उसकी जगह पर अगर मैं क्या ले लूं भाई, 0 लेने पर तो 3m का फॉर्म दिया, अगर मैं 2 लेता हूं तो बाद में स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर r के ऊपर क्या बन जाएगा 4, तो वो तो 4 प्रूफ करने लगेगा जो कि आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो हम लोग लेंगे क्या बचा क्या 1, तो r की जगह पर 1 ले लेते हैं, है ना। तो इस बार हम लोग लिखेंगे कि पुट b इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे a इज इक्वल टू कितना बनेगा b की वैल्यू 3 q प्लस 1, बोलो। उसके बाद दोनों बच्चों को स्क्वायर करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि द स्क्वायर प्रूफ करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका a प्लस b के अकॉर्डिंग होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b होगा कि नहीं होगा। अच्छा, 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और प्लस 2 3 जा 6q हो जाएगा। हमको प्रूफ क्या करना है 3m प्लस 1 के फॉर्म में, तो प्लस 1 साइड में है, तो इस प्लस 1 को कहां निकालेंगे साइड में, तो बचेगा क्या 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1 को साइड में धर लिया, ठीक। अब इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 के फॉर्म से शुरुआत करनी है, तो इन दोनों में 3 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3q स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो, क्योंकि बाद में ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई करके 9 दे ही देगा, फिर उसके बाद प्लस
यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 और साथ में क्यू और प्लस का 1। बोलो कोई दिक्कत? इन दोनों में 3 कॉमन लिए तभी इन दोनों में ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट ओपन करोगे 3 2 6 बनेगा, सब कुछ सही है। तो इसको इधर क्या मान लेंगे m, कोई क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल दिया m कुछ भी हो सकता है। ये आगे दूसरे नंबर पे स्क्वायर m इज एनी इंटीजर और जिसकी वैल्यू किसके बराबर है 3q² प्लस 2q, हेंस प्रूफ। प्राण पखेरु। तो आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत आप लोगों को भी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।